Hello everyone, welcome to my channel Let's Roll It. So today we are going to discuss class 10th sample model paper questions with solution in detail so that you can also get the idea how to solve the questions. As you all know, there are 36 questions in class 10th CBSE paper and there are two sections, that is part A and part B. So today I am going to solve all the questions. I will pick up a sample model paper from the CBSE website and then I will solve all the questions step by step so that you can also get the idea what to write and what not to write and how to start a paper and how to complete it and which part to attempt first so that you can also get the maximum mark in your examination. So before starting the video, I request you all to do subscribe my channel and do press the bell icon so that you can get the notification for all the upcoming videos. So here we go. हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको क्लास 10 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाला हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में कितना फॉर्मेट लिखना है आपको, और जैसे कि क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो उसमें कितना लिख के आना है ताकि एग्जामिनर आपको उस क्वेश्चन के लिए पूरे मार्क्स दे, यानी कि आपका मार्क्स कहीं भी डिडक्ट ना हो। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि मैंने 2014 का एक पेपर लिया है, उस पेपर को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चंस को जानेंगे कि किस क्वेश्चन में जो है वो किस टाइप से उसको सॉल्व करना है ताकि आपका आंसर जो है वो भी एकदम सही आए और आपका 1 मार्क्स भी ना कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि मैं इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि ये हमारा है पार्ट 1, हम इसी क्वेश्चन को पार्ट 2 में भी करने वाले। तो जैसे कि हमारा जो पार्ट 1 रहेगा उसके अंदर हमारे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और शॉर्ट का पार्ट सेकंड एंड लॉन्ग, यानी कि हमारे टोटल 4 सेक्शन है, जिसमें हमारे पास जो वेरी शॉर्ट है उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, फिर जो शॉर्ट है उसमें 5 रहेंगे, शॉर्ट आंसर का जो पार्ट सेकंड है उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, और वैसे ही जो लास्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर 11 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि पार्ट ए में मैं इन सबको कवर करूँगा, पार्ट सेकंड में मैं इन सबको कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम करने वाले वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उसमें कितना आपको लिखना रहेगा ताकि आप जो है वो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम भी मैनेज कर सके और उस क्वेश्चन को आसानी से कर सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ 3 देन फाइंड A15 माइनस A9। तो हमें इसमें A15 माइनस A9 फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम होता है कि जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि D = 3। उसके बाद बात करते हैं A15। तो A15 हमें AP में किसी भी सीरीज़ के अंदर मालूम है कि जो सबसे पहली टर्म होती है वो होती है हमारी A। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करने वो हम फाइंड करते हैं A प्लस D से। इस टाइप से हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो A प्लस 2D, इस टाइप से मैं सारी टर्म फाइंड करता हूँ। यानी कि ये होती है फर्स्ट, ये होती है सेकेंड, ये होती है थर्ड। यानी कि जो भी टर्म है उसमें हम एक लेस करके यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करें कि A15 है तो इसको लिखते हैं A प्लस 14D। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इसलिए दिया है ताकि आगे हम इसका यूज़ करने वाले तो हमें आसानी रहे कि इस इक्वेशन से मैंने ये चीज़ ली है, वरना आपको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर A9 सिमिलरली वैसा का वैसा हो जाएगा। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों की वैल्यू लिखी, हमारा A से A कट गया, 14 से 14 माइनस 8 6D, D की वैल्यू पुट कर दी 3। तो हमें अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ 4 to 5 लाइन के अंदर उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर एंड इट हाइट्स इट्स √3:1, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इलेवेशन। यानी कि हमें एंगल ऑफ इलेवेशन फाइंड करना है। हमें मालूम है कि कोई भी जो एंगल ऑफ इलेवेशन होता है वो इस टाइप से होता है कि किसी भी बेस से जो बनने वाला एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं, और जो ऊपर से दिखता है, जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे तो बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड करना है, जिससे हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने सपोज किया थीटा माना, तो हमें अब इसी क्वेश्चन में वही चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में फिगर बन रहा है तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर रेशियो दे रखा है बिटवीन द लेंथ ऑफ द शेडो of the tower and it heights it √3:1, so what is the angle of elevation। तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि चेक कर पा रहे, ये मैंने कोई भी एक टावर ले लिया, इस टावर की ये शेडो ले ली, हमने नाम दे दिया इसको H, इसको दे दिया S।
और ये हमने लिया एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि थीटा। अब हमें मालूम है हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, यानी कि इसका और इसका। लेंथ ऑफ द शेडो मतलब पहले ये लेना है एंड देन ये लेना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ पर जो हाइट है उसका रेशियो दे रखा है 1, यानी कि जो हाइट है वो है दे रखी है 1 और जो लेंथ है वो दे रही है √3। तो हमें tan थीटा मालूम है कि P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारी हाइट परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:3। यहाँ पर इन दोनों का लेंथ का और हाइट का दे रखा है, लेकिन हम क्वेश्चन के अंदर हाइट और लेंथ ले रहे इसलिए हम रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा। तो हमने ये उल्टा कर दिया। तो अब हमें मालूम है कि जो 1:3 की जो वैल्यू होती है वो θ = 30 होती है। तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमने tan थीटा लिख लिया कि जो 1/√3, तो ये 1/√3 है, तो इसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं θ = tan 30। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको इतना ही किया। अगर ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता तो हम इसे और भी डिटेल में करते, लेकिन इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कर सकते, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कोन बेस इज़ 44 एंड द स्लैंट हाइट इज़ 25, यानी कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें कोन फाइंड करना है, किसी भी कोन के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, जब भी किसी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो आपको मालूम है कोन का शेप कैसा होता है, तो मैंने कोन का एक शेप बना दिया ऑलरेडी। यहाँ पर जो जो गिवन है उसको हम इस फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कोन का बेस जो कि है 44, कोन का बेस जो है यानी कि इसका पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो है 44, ठीक है। जो स्लैंट हाइट है वो है 25, यानी कि हमें मालूम है कि किसी भी कोन के अंदर ये जो हाइट है ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है जी। यहाँ पर जैसे कि चेक कर पा रहे, ये हमारी है स्लैंट हाइट। हमें मालूम है कि किसी भी कोन के अंदर जो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं वो होती है हमारी हाइट, नॉर्मल हाइट, और ये जो होती है वो होती है हमारी स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर जो स्लैंट हाइट दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि वो है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी जो रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें ऑलरेडी एक गिवन है क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस, तो हमने लिख लिया कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम 2πr। अब यहाँ पर 2πr क्यों लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी कोन ड्रॉ करते तो उसका जो बेस वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा एक सर्कल के शेप में होता है। तो इसीलिए इसका जो सर्कमफ्रेंस है ऑलरेडी दे रखा है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सर्कमफ्रेंस का जो कि 2πr = 44। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, r हमें फाइंड करना है। हमने यहाँ से क्रॉस काट दिया, 2 को अगर 22 से करेंगे तो 44, तो ये इससे कट गया, तो r हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई हमारी रेडियस। अब हमें फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको मालूम रहेगा πr/l होता है, ठीक है। इस πr/l के अंदर हम केवल सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर फिगर ज़रूर बनाना है, बिकॉज एग्जामिनर सबसे पहले जो चीज़ चेक करेगा ऐसे क्वेश्चन में वो सबसे पहले आपका फिगर चेक करेगा, यानी कि अगर आपके फिगर में मिस्टेक है तो आपका हाफ नंबर वो वहीं पे काट देगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है हमारा फिगर के बाद हमें जो भी गिवन है वो हमें मेंशन करना है, देन हमें ये जो, और एक और चीज़ यूनिट। किसी भी क्वेश्चन में आपको यूनिट नहीं भूलना है। अगर आप यूनिट भूलते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भले ही चाहे आपने कितना भी अच्छा क्वेश्चन किया हो, अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है तो एग्जामिनर आपका मार्क्स वहाँ पर काटेगा ही काटेगा। तो आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, यानी कि हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके जो वर्टिसेस है वो इस टाइप से दे रखे, यानी कि 3,0, 7,0 एंड 8,4। तो ये हमारे 3 वर्टिसेस दे रखे, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है वो हमने लिख लिया 3,0, 7,0, 8,4। उसके बाद हमारा काम है फिगर बनाना। तो हमने सिंपल सा एक फिगर बना दिया, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमने सिंपल सा एक फिगर हम इसलिए बनाते हैं ताकि एग्जामिनर को एक क्लियर व्यू मिल जाए कि हाँ क्वेश्चन में इसने फिगर सही बनाया, तो इसका जो आंसर रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सही ही होता है, बिकॉज इसलिए हम फिगर बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ½ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हमें ये याद रखना है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, उसके बाद में 3, 3 के बाद अब जब हम वापस जाते हैं तो हमारे पास आता है 1 और उसके बाद आता है 2। यानी कि हम इसको स्टेप से भी याद रख सकते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3। तो सबसे पहले हम 1 से 2, 2 से 3, उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से 3, 3 से 1, और उसके बाद में हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से वापस ये 1 और 1 से ये 2। तो इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर फाइंड करेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी है, हाफ 3 0 माइनस 4, 7 4 माइनस 0 और 8 0 माइनस 0। जो भी हमारी वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। आपको भी सिंपली केवल वैल्यू पुट करनी है, ये ज़रूर लगाना है, बिकॉज इन केस अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो मॉड लगाने पर वो आंसर पॉजिटिव में बदल जाएगा, जो कि हमारा एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए हमारा ये हो गया आंसर। ये तो थे हमारे वेरी शॉर्ट, यानी कि 4 क्वेश्चंस थे और ईच क्वेश्चन था 1 मार्कर का। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट का पार्ट सेकंड भी है। शॉर्ट यानी ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्कर के क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करना है अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी गिवन है वो हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो हमें आइडिया भी मिल जाता है कि कौन सी वैल्यू कौन सी और किस जगह पे रखनी है, ताकि हम उसे आसानी से पुट कर सकें और हमारा आंसर फाइंड कर सके। तो हमें किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है। अब हम इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमारा एक फार्मूला है किसी भी रूट को फाइंड करने का। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे मालूम है b ऑलरेडी हम लिख चुके, तो b हो जाएगा ये वाला। उसके बाद में जो साइन है b² माइनस 4ac, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया है, केवल सिर्फ वैल्यू पुट किए जैसा कि हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर यूजिंग दिस वैल्यू इन d, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने d एक फार्मूला ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। हम इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे 2 रूट 6 प्लस माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24 अपॉन 6। उसके बाद में सिंपल सा कैलकुलेशन क्या है, 4 इंटू 6 24 माइनस 24, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पूरा 0, बचेगा 2 रूट 6 अपॉन 6। अभी जब भी हमें रूट में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है राइट, तो उसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी सिंपल सा एक रेशनलाइजेशन किया है मैंने। यहाँ पर जैसे कि वैल्यू आई है हमारी 2 रूट 6 अपॉन 6, तो यहाँ पर अगर रूट की वैल्यू हटानी है तो हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 1 2, 2 3 6। फिर इस रूट 6 को हम ऑलरेडी ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पर हमारी एक वैल्यू आ रही है 2 अपॉन रूट 3। सिंस ए की वैल्यू आ रही है तो हमारा अल्फ़ा भी सेम होगा और बीटा भी सेम होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट असेसमेंट का पार्ट 1 का। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द 4 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, जिसमें हमारी एक सीरीज़ दी हुई है, यानी कि हमारी सबसे पहले जो भी सीरीज़ दी हुई है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है वो हमने लिख दिया एज इट इज़, यानी कि -11 -8 -5 टिल 49। यानी कि अगर ये दिया हुआ है तो हमारे जो सबसे पहले टर्म होगी वो होगी हमारी a1। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, ये होगी a2, ये होगी a3, और ये हमारी दी हुई है लास्ट टर्म, यानी कि ये होगी nth टर्म। हमें मालूम नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, इसीलिए मैंने इसको an दे दिया है। अब a1 हो जाएगा हमारा ये। अब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें 4 टर्म फाइंड करनी है। तो कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें a चाहिए, हमें n चाहिए, हमें d चाहिए, ताकि हम किसी भी नंबर ऑफ टर्म को फाइंड कर सके। जैसे कि a4 a5 कुछ भी अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा। a2 a1 ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारा a2 हो जाएगा, ये हमारा a1, हमने डिफरेंस कर दिया 3 आ गया। अब हम दिया हुआ है 4th टर्म फ्रॉम द एंड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म जो कि पीछे से फाइंड करनी है हमें, उसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म की n की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an ऑलरेडी गिवन है 49, a गिवन है -11, d की मैंने सिंपली वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करते हैं, 11 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 49 प्लस 1 60 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 को मैंने उधर भेज दिया और n हो गया 20। तो इससे सॉल्व करने पर n वैल्यू 21, यानी कि इससे ये क्लियर हो गया कि हमारी जो नंबर ऑफ टर्म है वो है
21 टर्म। अब मुझे फाइंड करनी है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस टाइप से आता है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड वो फाइंड करना है हमें, तो हम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो है an इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस एन टर्म, यानी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक ऐड करेंगे माइनस जितनी भी 4 टर्म। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड हमें फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे एन टर्म के अंदर वो लिखेंगे हम फोर्थ टर्म, ठीक है। तो जैसे सॉल्व करेंगे यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है 18th टर्म की। तो ऑलरेडी 18th टर्म होगी, जो भी 18 होता है उसमें एक लेस यानी कि a प्लस 17d। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपली पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, यानी कि सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है, जैसे कि ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन में कर चुका हूँ। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है हमें, उसके बाद में जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे हम फाइंड करेंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हमने मेंशन किया कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एन चाहिए, तो हमने बेसिक सा फॉर्मूला लगाया और इसको फाइंड किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें दिया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के अंदर हमें एक लेंथ दी हुई है, हमें लेंथ फाइंड करनी CP की। तो हमारा जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से है, यानी कि ये 2 सर्कल हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। हमें एक पॉइंट दे रखा है O, A, B, C और P, हमें सिर्फ इतना दे रखा है। ये जो है ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी इस फिगर के लिए सिर्फ इतना सा है, यानी कि ये जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से कि एक सर्कल ये है हमारा, एक और सर्कल है इसके पास में, एक जो टेंजेंट है वो इस टाइप से जा रही है, इस टेंजेंट इस टाइप से जा रही है, यानी कि इसके मिडल से जा रही है। और हमें यहाँ से लगाकर इसकी लेंथ फाइंड करनी है, हमें यहाँ से लगाकर ये गिवन है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि जो भी गिवन है वो हमने लिख लेते हैं, यानी कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, क्योंकि इससे जो है वो हमें पता चलता है कि हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा है, तभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो हमने लिख दिया ए बी ऑलरेडी गिवन है और हमें ये फाइंड करना है। हमने यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ओ ए पॉइंट को ज्वाइन किया है, ओ सी को ज्वाइन किया है, ओ पी को ज्वाइन किया है। अभी के लिए हमें इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ट्रायंगल ओ ए सी। अब ओ ए सी के अंदर ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री? हमने इसी चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 10th है उसके अंदर एक थ्योरम है, थ्योरम 10.1, जो कि क्या स्टेटमेंट मेंशन करती है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि अगर कोई भी टेंजेंट है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस से थ्रू उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये इससे परपेंडिकुलर होगी। तो सिमिलरली ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारी कॉमन होगी। तो हमने एक ट्रायंगल हम लेते हैं ओ ए सी ओ पी सी। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारी ये वाली जो साइड है वो हमारी है कॉमन, तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, वाई? क्योंकि ये दोनों रेडियस है और रेडियस हमेशा सेम होती है। उसके बाद में ओ ए सी ओ पी सी, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्या हो रहा है, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि थ्योरम 10.1। अगर आप चाहे तो इस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर आप ना चाहे तो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो भी ये सही है। अब इन तीनों से हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, यानी कि ऐसे एस का अगर हम रूल लगाते हैं इसके अंदर तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो हमारी जो इसके अंदर जो टेंजेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए सी टेंजेंट है और ये जो पी सी टेंजेंट है ये दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? सी पी सी टी से जो है इक्वल हो जाएगी, यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनसे ये दोनों सिमिलर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारी ये वाली एक्स है तो ये वाली भी एक्स होगी। सिमिलरली अगर मैं ये वाला भी ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमारी इक्वल आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें ए बी ऑलरेडी दे रखी है कि जो ए बी है वो हमारी है 9 और ये जो सी पी है वो हो जाएगी ए बी की हाफ। ए बी की हाफ क्या हो रही है, यहाँ पर जैसे कि आप चेक कर पा रहे कि इन दोनों का जो सम है वो ए बी को बना रहा है, यानी कि इसका ए सी का हाफ हो जाएगा ए बी और ए सी और सी पी दोनों इक्वल है। यानी कि इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो हमारा ए सी का सम प्लस बी सी का सम, और ये जो ए सी और ये जो बी सी ये दोनों इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी प्लस ए सी, और ए सी और सी पी दोनों इक्वल है तो सी पी प्लस सी पी, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 सी पी। तो ए बी हो गया हमारा 2 सी पी, सी पी फाइंड करना हमें, तो सी पी हो जाएगा हमारा ए बी बाय 2। तो सिमिलरली वो की वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है इस क्वेश्चन के अंदर और हमारा आ गया 4.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हमें फिगर किया,
फिगर बनाया, उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन करने कंस्ट्रक्शन किया। अगर पॉइंट दे रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा है तो हम अपनी ओर से इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री। हमारा एंगल दे रखा है और हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक फिगर बना देते हैं। फिगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है वो हमें दे रखा है 120 डिग्री और रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी गिवन सर्कल है उसमें जो रेडियस दे रखी है वो हमने मेंशन कर दिया है एंड उसका एंगल थीटा। अब हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि ऑलरेडी होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सा मैंने थीटा की वैल्यू पुट की पाई आर स्क्वायर। आर ऑलरेडी हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने इसको पुट किया, थीटा 0 से 0 कट, 12 3 36 यानी कि 3 बन जा 3 और ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि बचेगा 22 इंटू 21। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 462। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन। तो हमें जो भी गिवन था हमने एक फिगर बनाया। फिगर इसलिए बनाया हमारे रेफरेंस के लिए कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ करें, और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिगर इंपॉर्टेंट होता है। तो फिगर हमें हर क्वेश्चन में अगर बन रहा है तो ज़रूर बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट एनी वन ऑफ द पॉइंट। यानी कि एक स्पिनिंग का गेम है जिसमें हम स्पिन कर रहे हैं, जैसे कि ये फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा स्पिन। तो ये स्पिन कर रहे हैं हम और यहाँ पर हमें इवेंट दे रखा है 1 से लगाकर 8 तक की, जैसा कि फिगर के अंदर शो हो रहा है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है हमने लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 1 से 8, यानी कि टोटल इवेंट हो गया हमारे 8। अब हम क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर। सो हमें इस ऑड नंबर, इस टोटल इवेंट में से ऑड नंबर को अलग करना है। जैसे कि हमने 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए। तो हमें प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इवेंट। तो अकरेंस यानी कि जो इवेंट हमें फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 है तो 4, टोटल इवेंट 8 है तो 8, यानी कि 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि ये तो था हमारा शॉर्ट टाइप का पार्ट 1, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन थे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट का पार्ट 3, जिसमें हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कम से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका वीडियो के स्टार्टिंग में। तो अब उस पार्ट की हम बात करते हैं।